एसएससी सीजीएल 2013 का पेपर 3 देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन, जो आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एसआई पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। और ये हमारे वीडियो टेस्ट सीरीज और ई बुक कोर्सेज में क्या क्या चीज़ शामिल है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। स्टार्ट करते हैं पेपर। क्वेश्चन नंबर 51 है, गेन इन प्रिसीजन ऑफ नेमन्स अलोकेशन इज मोर ओवर प्रोपोर्शनल अलोकेशन इफ। देखो ये जो क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको इसके पढ़ने में भलाई होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके बियॉन्ड द सिलेबस हैं, सिलेबस में उतना नहीं है जितना आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 सालों में। अब ये इसी पेपर में आया हुआ है, इसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डिफरेंस इन स्ट्रेटम स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 सक्सेसेस आर 0.6 एंड 0.3 रेस्पेक्टिवली, देन द मीन इज, मीन क्या होगा। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पर जो है पहली प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 0.6 दे रखी है सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, और इक्वल टू एन क्या है 5 है, सी और एक्स को हम 1 ले लेंगे एक बार, p की पावर 1 q की पावर 4 हो जाएगा। दूसरी बार क्या होगा, 0.3 इक्वल टू 5 है, c 2 हो जाएगा, p की पावर 2 q की पावर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मीन। और मीन क्या होता है, मीन हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या होता है एन पी होता है। एन पता है हमें 5 है, पी निकालना है। अब देखो चाहो तो आप एक इक्वेशन का यूज़ करो या दोनों का कर लो, जैसी मर्जी वैसे कर लो, क्योंकि p प्लस की q इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप q भी निकाल लेते हो तो p निकालना बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो p क्या आएगा, p आएगा 0.2, 5 से गुणा कर दोगे कि तो माध्य क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा 1। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, सिमेट्रिक सैंपल इज मोर प्रीसियस देन ए सिंपल रैंडम वेरिएबल विदाउट रिप्लेसमेंट इफ। ये उन्हीं शब्दावली में से एक क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में कि देखो ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्या है, आप ये समझ सकते हो सिलेबस में ऊपर आता है, सिलेबस है आपका सैंपल वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही डीप डेप्थ में पढ़ोगे तब जाके आप समझ पाओगे। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना वो देखो कि ये सिस्टमेटिक सैंपल इज मोर प्रीसियस, ये कह रहा है सिस्टमेटिक सैंपल इज मोर प्रीसियस देन ए सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट इफ। अगर क्या होगा, अगर यहाँ पर ये दे रखा है WSY का मतलब है सिस्टमेटिक सैंपल, ये है मीन स्क्वायर विद इन सिस्टमेटिक सैंपल, ये कह रहा है मोर प्रीसियस देन ए सिंपल रैंडम सैंपल। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगा, सिंपल जो पॉपुलेशन मीन स्क्वायर से उससे ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है मोर प्रीसियस देन ए सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ए बुक कंसिस्ट ऑफ 200 पेजेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल सिस्टमेटिक सैंपल ऑफ साइज 5। यानी एक पुस्तक में 200 पन्ने हैं, तो निम्न में से अमाप 5 का संभव व्यवस्थित प्रतिदर्श कौन सा है। ये क्वेश्चन हमने सिमिलर पढ़ा था, जिसमें हम देख रहे थे कि हमें बस सिमेट्री फाइंड आउट करनी थी, सिस्टमेटिक सैंपल पूछ। अब देखो यहाँ पर अमाप जो है, अमाप क्या है, अमाप का मतलब कि दो वेरिएबल्स या दो ऑब्जर्वेशन के बीच में पर्टिकुलर एक अमाप होता है। जैसे यहाँ पर क्या है A B C D, अब कितने हैं, 5 वैल्यू हैं, ये तो A B C D और E, ये 5 हो गई। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। अब वो कैसे सेम रहेगा, यहाँ पर देखो आपने 200 पेज ले रखे हैं, 200/5 करोगे इसका मतलब 40, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन से अगले ऑब्जर्वेशन के बीच में 40 का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कौन से ऑप्शन 40 का डिफरेंस है, 14, 50, 54, 94, 135। ये 135 नहीं होना चाहिए, 134 होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट है जो क्वेश्चन में वहाँ पर एग्जाम में आया हुआ हो, तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसका राइट वन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी में 40 का जो होगा वो डिफरेंस होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल e की पावर tx इज नोन एज। इसमें ये थ्योरी का डायरेक्ट फैक्ट है, फैक्ट पॉइंट है सीधा सीधा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब देखो यहाँ पर बाकी दो के बारे में इतना आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, तो वो क्या होता है ई की पावर आयोटा टी एक्स, ठीक है। और आयोटा यहाँ पर क्या है, एक काल्पनिक नंबर है, √-1 इसकी वैल्यू होती है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन पूछा जाए ई की पावर आयोटा टी एक्स, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। और यहाँ पर सिंपल ई की पावर टी एक्स है, उसको बोलेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो सिंपल तरीका हम समझते हैं कि इसने बोला क्या है, इसने बोला 4 यूनिट की संख्या से अमाप 2 के सभी संभव प्रतिदर्श। यही हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, 200 पन्ने और 5 उसमें अमाप थी।
अब देखो यहाँ पर बोला है 4 यूनिट है, 2 2 की अमाप है, तो हम क्या करेंगे 4 यूनिट की संख्या में प्रतिदर्शों की संख्या क्या हो सकती है। देखो इसमें सिंपल सा आप ये कर सकते हो कि 4, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जो यूनिटों की संख्या है एन पी प्रतिदर्श अगर आपको निकालने हैं, या फिर आपको जो है यहाँ पर सैंपल अगर निकालना है, सैंपल ऑफ साइज फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 4 यूनिट यूजिंग सैंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बोल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, हमको रिप्लेसमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम 4 नंबर में से एक नंबर को बार बार यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है एन पी, और ये जो नंबर है इसको बोल सकते हैं हम आर, यानी कि हम किस में से ले रहे हैं 4 में से ले रहे हैं 2, तो 4p2 हो जाएगा। अब 4p2 को सॉल्व कैसे करते हैं, तो 4p2 का सिंपल सा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एक होता है NCR, इसको सॉल्व कैसे करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस की r फैक्टोरियल। दोनों में आपको समझना होगा कि किस तरह से इसको लिखते हैं, इनके फॉर्मूलोज को किस तरह से लिखते हैं। NPR को क्या लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 4 या 12 हो जाएगा इसका आंसर सीधा सीधा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ए बी सी डी 4 यूनिट है, 4 यूनिट में आप देख सकते हो 2 2 की माप वाले कितने पोर्शन बन सकते हैं। तो सिंपल सा क्या होगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होंगे, ये बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो ऐसे जो सिमिलर कॉमन वाले आएंगे जिनमें क्या होगा ए बी होगा, इसमें दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 का डिवाइड कर दोगे। अगर ये कहता है रिप्लेसमेंट अलाउ है तो उस कंडीशन में आंसर 4 फैक्टोरियल हो जाता। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा ऑफ ए पॉपुलेशन हैविंग डेंसिटी फंक्शन। और ये क्वेश्चन दी हुआ है फॉर ए सैंपल ऑफ यूनिट साइज। देखो यहाँ पर बात क्या है, ये आपको जो वर्ड दिया है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, जब भी ये वर्ड मिलता है तो इसका मतलब जो इसके साथ का फंक्शन इक्वेशन है उसमें क्या करोगे डिफरेंशिएशन ले लोगे df/y। अब किसके सापेक्ष लोगे, यहाँ पर एक थीटा है एक एक्स है, आपको बेसिकली किसकी वैल्यू पर ज़्यादा है, यहाँ पर अधिकतम किसकी वैल्यू चाहिए, आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो df/d थीटा करोगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2/θ², इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा माइनस के एक्स, ये भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका d/d थीटा। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको सिंपल जो है इक्वल टू 0 कर दोगे। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे किसी टर्म का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 0। यही तो हम करते थे, अगर कोई हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी तो df/d थीटा या फिर d जो फंक्शन है y थीटा या फिर x, हम इसको अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो इक्वल टू 0 के हो जाता था। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आपको कुछ एक बेसिक टर्म समझनी होंगी डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सिमिलर क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। जैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड है तो ये आपको वर्ड दिखेगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है। इंटीग्रेशन टाइप भी कुछ चीज़ें आएंगी आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह से लिख जाओगे, ये अलग अलग हो जाएगा d/d थीटा, ओके d/d थीटा, और ये क्या हो जाएगा अगर इसको आप लिखने की कोशिश करो θ² की टर्म, तो इसको लिख देंगे हम 2/θ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 2x/θ², सिंपल सा। देन अब इसको सॉल्व करो d/d थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2/θ, और इसमें नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, जिसमें 2 आप या तो बाहर ले लो इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x जो है वो भी क्या है एक अचर पद है, तो ये x हो जाएगा, और इसमें क्या है d/d थीटा और ब्रैकेट में 1/θ²। अब इसको डिफरेंशिएशन कर लो इसका 1/θ का और 1/θ² का, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू 2x आ जाएगा, इक्वल टू 0 दे ही रखा है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है थीटा का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी जो पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंशिएशन उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो x की टर्म में आ जाएगी, सिंपल सा 2x इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट में अटेम्प्ट करने की सोचा करो। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं और वैल्यू इधर उधर हो जाती है, तो आंसर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 58 है, ए सिटी इज डिवाइडेड इनटू 9 जोन्स टू कंडक्ट एन ओपिनियन पोल। 4 जोन्स आर सेलेक्टेड यूजिंग सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग द इंडिविजुअल्स इन द सेलेक्टेड जोन डिटरमाइन। किसी शहर को 9 जोनों में बांटा गया है, सरल यादृच्छिक परिचयन का प्रयोग करते हुए 4 जोनों को मतगणना के लिए चुना गया है। चुने गए जोनों के व्यक्तियों से क्या निर्धारित होगा। अब देखो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहा है किस तरह की सैम्पलिंग है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यहीं दे रखा है, 4 जोनों की मतगणना के लिए चुना गया है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तो ये कैसी सैम्पलिंग हो गई, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, प्रतिदर्श अमाप का चयन किस पर निर्भर करता है। प्रतिदर्श अमाप
प्रतिदर समाप्त मतलब चॉइस ऑफ सैंपल साइज डिपेंड ऑन, चॉइस ऑफ सैंपल साइज किस पर डिपेंड करती है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। देखो इसमें पहला ऑप्शन है, लॉजिकली इस क्वेश्चन का आंसर करोगे तो पहला ऑप्शन देखो कि ये कह रहा है सैंपल साइज डिपेंड किस पे करती है, तो सैंपल साइज क्या पॉपुलेशन की साइज पे डिपेंड करती है। माना कि अगर आप ये समझो कि एक देश की जनसंख्या जो है 100 करोड़ है, 100 करोड़ जनसंख्या है, और एक वही देश है यहाँ पर 1 करोड़, इसमें हमने सैंपल लिया कितने का, यहाँ पर सैंपल लिया 1 लाख का सैंपल लिया। तो इस सैंपल से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे हमने फैक्ट्स निकाले। इस 100 करोड़ की जनसंख्या में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इस हिसाब से जो है 100 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसमें ज़रूरी नहीं कि सैंपल के नाम पर सेम रेशियो में लो, सैंपल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर कि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ़ साइज़ जो है वो कितना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर देना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे कि अगर कोई रेसिपी बनानी है तो एक बहुत अच्छी रेसिपी बन गई ऑलरेडी, जिसमें 100 लीटर जो है उस कंटेंट की मात्रा है, उसमें से एक सैंपल निकाला, सैंपल कितना निकाला, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकालोगे, आपने 1 लीटर का सैंपल निकाल दिया, और इस 1 लीटर से आप 1000 लीटर भी बना सकते हो, तो ये मैटर नहीं करता कि पॉपुलेशन कितनी है, समझ रहे हो बात। इस 1 लीटर सैंपल से आप 1000 के लिए भी चीज़ें बना सकते हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। अब इसको देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सैंपल साइज कितना लेना है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ए गलत है तो डी गलत हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इंटरव्यू कितने लिए गए हैं सैंपल साइज को लेने के लिए, तो ये कोई तर्क नहीं है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट तर्क है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच each and every atom of the universe has the same probability of being included in the sample is called। पहला ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक एरिया, या देखो क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। ये कह रहा है द सिंपल टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी, यानी सभी की समान प्रायिकता है किसी सैंपल में सेलेक्ट होने के लिए। सिंपल सी बात है, तो ये कैसी सैम्पलिंग हो जाएगी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी कि हर एक की हम प्रायिकता को समान करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं एलिमेंट्स हैं, और हम क्या करेंगे, हमें सैंपल लेना है तो हम यही मान के चलते हैं कि ये सभी जो एलिमेंट्स हैं इसमें मौजूद, इनकी सभी की प्रायिकता क्या है, सेम है। यहाँ पर यही तो करते हैं, जब हम चुनाव होते हैं हमारे देश में, तब क्या होता है, हर एक व्यक्ति का वोट काउंट होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के 2 वोट काउंट होंगे, किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के जो है, किसी एरिया के जो है 1 वोट काउंट होगा, या किसी एरिया का जो है 0.5 वोट काउंट होगा, ऐसा नहीं होता। सभी की समान प्रायिकता रहती है और सभी जो है समान अधिकार रहता है उसका। तो ये कौन सी सैम्पलिंग हो जाएगी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 60